जमेलापुर नाम के गांव में केसरी नाम की एक लड़की रहती थी। केसरी की माँ ने बचपन से अकेले काम करके केसरी का ख्याल रखते हुए अपना घर चलाती थी। केसरी की माँ ताले और चाबियां बनाया करती थी। केसरी भी वही काम अपनी माँ से सीखकर माँ की उम्र होने की वजह से उन्हें आराम करने के लिए कहकर अब खुद दुकान चला रही थी। केसरी को उसकी माँ हमेशा ये बात कहती रहती है, बेटा, अपना काम भले ही मामूली सा चाबी बनाने वाला क्यों ना हो, लेकिन इन चाबियों से बहुत सारे गलत काम किए जा सकते हैं। इसलिए हमेशा हम किसके लिए क्या काम कर रहे हैं जानना जरूरी है। मुझे आपकी ये बात हमेशा याद रहती है माँ। आप चिंता मत करो, मैं उन्हीं के लिए चाबियां बनाती हूँ जिन्हें अच्छे से जानती हूँ। अक्सर हमें जानने वाले ही हमारा गलत इस्तेमाल करते हैं बेटा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। ये कहते हुए हंसते हुए केसरी की माँ घर में चली जाती है और केसरी भी अपने काम पर लग जाती है। तभी केसरी की दुकान पर देवा नाम का एक लड़का आता है। देवा एक अनाथ लड़का है और दूध का व्यापार करके अपना गुजारा करता है। देवा केसरी के पास एक चाबी लेकर आता है और उसे उस चाबी की तरह दूसरी वाली एक चाबी बनाने के लिए कहता है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगेगा देवा, तुम 1 घंटे बाद आना, तब तक मैं इसके जैसी एक और बनाकर रख दूंगी। 1 नहीं 2 घंटे ले लो केसरी तुम, लेकिन मुझे इस असली वाली चाबी का नक्शा लेकर दे दो। केसरी इस चाबी का नक्शा बनाकर देवा को उसकी असली चाबी दे देती है। देवा असली चाबी लेकर चला जाता है और ठीक कुछ देर बाद केसरी के बताए हुए समय पर लौट कर आता है और वो इस बार भी अपने साथ एक और चाबी को उसकी नकल बनवाने के लिए लेकर आता है। सही समय पर आए हो, ये लो तुम्हारी चाबी, इसके 200 रुपए हुए। ये 400 ले लो, मेरे पास एक और चाबी है, उसके जैसे भी एक और बना दो। ये कहते हुए देवा पहले वाली चाबी लेकर एक और चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और देवा हर रोज 1 या 2 चाबियां की नकल करने के लिए जरूर लेकर आता था। केसरी को देवा की ये बात अजीब लगती है, इसलिए वो उससे सवाल करती है कि वो इतनी सारी नकली चाबियों को करना क्या वाला है। तब देवा अजीब सा बर्ताव करने लगता है और अजीब सा ही जवाब देकर वहाँ से चला जाता है और वो उसके अगले दिन से नकली चाबी बनवाने के लिए नहीं आता है। जब लोग घरों को छोड़कर काम करने के लिए या बाहर कहीं घूमने के लिए जाते थे, देवा उसी समय को इस्तेमाल करके उनके घरों में चोरियां कर रहा था। देखते ही देखते हर दिन 2-3 घरों में चोरियां होने लगी थी। जिन जिन के घर चोरियां हुई थी वो सब उस गांव के सरपंच से मिलने के लिए जाते हैं। मैंने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था और उस चोर ने सब कुछ चुरा लिया। मैं इस गांव के हर शख्स की परिस्थिति के बारे में जानता हूँ। वो चोर जो कोई भी है इसी गांव का है और बचकर कहीं नहीं जा सकता है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आप सभी को आपके सामान वापस दिलवा कर रहूंगा। ये कहते हुए जमेलापुर के सरपंच खुद ही अपने हर एक गांव वाले से पूछताछ करता है और पूछते हुए केसरी के पास पहुंच जाता है। हाँ सरपंच जी, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे देवा का हाथ है, जो मुझे हर रोज कुछ चाबियां की नकल बनाकर लेकर जा रहा था। जब मैंने उससे ऐसा करने की वजह पूछा तो उसने यहाँ पर आना ही बंद कर दिया।
क्या तुम्हारे पास उन चाबियों के नक्शे हैं बेटा केसरी? हाँ सरपंच जी, मेरे पास उन चाबियों के नक्शे हैं। अगर देवा ही वो चोर निकला तो मैं भी उसके बराबर की गुनहगार बनूंगी ना सरपंच जी। ये बात तो सच है, लेकिन तुमने उसकी मदद जानबूझकर नहीं की थी ना बेटा, इसीलिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगा। लेकिन आगे से ख्याल रखना। ये कहते हुए सरपंच उन चाबियों को अपने साथ लेकर जाता है और जिन जिन के घरों चोरियां हुई थी उनके घर के चाबियों से ये नकली वाला मिलाकर देखता है। वो सब एक वही थे। तब देवा को सरपंच के सामने पकड़कर लेकर आते हैं। तुम एक अनाथ बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें किसी भी घर में जाने की छूट देने पर तुम हमारे भरोसे का ऐसा फायदा उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने जिन जिन के घर में पैसे चुराए हैं उन सबकी कोई ना कोई परेशानी है। ये जानते हुए भी तुमने ऐसे कैसे किया? ये कहते हुए सरपंच देवा को गांव छोड़कर जाने का हुक्म देता है। देवा काफी रोता है और उसे माफ करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं था। तब वहाँ पर केसरी और उसकी माँ आते हैं। अपना लड़का है सरपंच जी, अपनों को अपने ही माफ करते हैं, वरना ये इस गांव से दूसरे और तीसरे गांव जाकर चोरियां करता रहेगा ना। माँ सही कह रही है सरपंच जी। वैसे जितनी गलती देवा की है उतनी ही गलती मेरी भी है, इसीलिए उसे एक मौका देकर देखिए। सरपंच उनकी बात मानकर देवा को माफ कर देता है और तब से देवा बिना कोई गलत काम किए अच्छे से रहता है। केसरी भी बिना वजह जाने किसी को भी अब नकली चाबी बनाकर नहीं दे रही थी। स्वप्ना नाम की एक लड़की बर्फ के गोले बेचकर अपनी बूढ़ी माँ और खुद का ख्याल रखती थी। स्वप्ना के बनाए हुए बर्फ के गोले काफी अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए सारे पहाड़पुर के बच्चे उसी से बर्फ के गोले खरीदते थे। दीदी, मुझे वो लाल वाले 2 बर्फ के गोले चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरे छोटे भाई के लिए। एक मिनट, तुम्हारे 2 लाल वाले बर्फ के गोले अभी देती हूँ। दीदी, आप कल गली में क्यों नहीं आई? हमें फिर से उन खड़ूस अंकल के सड़े हुए बर्फ के गोले खाने पड़े थे। उसी गांव में गोपी नाम का एक और बर्फ के गोले वाला रहता था। वैसे तो गोपी भी साफ पानी से ही अपने गोले बनाकर बेचता था, लेकिन वो थोड़ा खड़ूस था और उन बच्चों को स्वप्ना की मीठी बातें पसंद आती थी। इसलिए सारे बच्चे स्वप्ना से ही बर्फ के गोले खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन ये बात गोपी को काफी दिनों से कुछ पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कैसे भी करके स्वप्ना को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा था। दिन ब दिन मेरी कमाई तो कम होती जा रही है, लेकिन गांव वालों के सामने मैं खड़ूस हूँ, ऐसा नाम भी आ रहा है। कैसे भी करके उस स्वप्ना की बच्ची को मेरे रास्ते से हटाना होगा। ये सोचते हुए गोपी गांव के सरपंच की बेटी को एक बर्फ का गोला मुफ्त में देता है। उस बर्फ के गोले को खाने के ठीक अगले दिन बाद ही सरपंच की बेटी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसे अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टर्स बच्ची का इलाज करने के बाद ये बात साफ साफ कह देते हैं कि सरपंच की बेटी की तबीयत बर्फ का गोला खाने की वजह से हुई थी। ये बात जानते ही सरपंच गोपी और स्वप्ना को अपने घर बुलाता है। सारे गांव में तो तुम दोनों ही हो जो बर्फ के गोले बेचते हो।
सच सच बताओ, मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया है, वरना मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। सरपंच जी, ये बात सारा गांव जानता है कि बच्चे मुझे खड़ूस अंकल कहकर मुझसे बर्फ के गोले खरीदते ही नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि मैंने तो ये हरकत नहीं की है। तो आपको क्या लगता है चिंकी के साथ मैंने ऐसा किया है? मैं बर्फ के गोले बनाने से पहले हर तरह से सावधानी बरतती हूँ और कहीं कोई कसर ना रह जाए, इसलिए पानी को 2-2 बार उबल भी लेती हूँ। वैसे आप चिंकी से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो सरपंच जी? तब सरपंच बड़ा दुखी होकर ये कहता है कि उसकी बेटी की तबीयत इतनी खराब है कि वो अब बात करने की स्थिति में नहीं है। तभी वहाँ पर गोपी के 2 किराए के आदमी आते हैं जो स्वप्ना के बारे में गलत बातें कहते हैं और उसे ही गुनहगार साबित करते हैं। तब सरपंच, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी करोगी स्वप्ना। तुम मेरी आंखों के सामने पाली बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम कभी भी बर्फ के गोले नहीं बेचोगी। ये कहते हुए सरपंच सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। स्वप्ना उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गांव के 2 लोग से स्वप्ना के बारे में सुनने के बाद सरपंच के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब स्वप्ना बर्फ के गोले नहीं बेच सकती थी, इसलिए गोपी की एक तरह से लॉटरी लग गई थी। गोपी के पास ढेर सारे बच्चे बर्फ के गोले खरीदने के लिए आ रहे थे। ऐसे में गोपी की नीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो चाहे पानी गंदा हो या अच्छा, हर पानी से बर्फ के गोले बनाकर बेच रहा था। यहाँ पर परेशान बैठे स्वप्ना को उसकी माँ हिम्मत देने की बात कर रही थी। चिंता मत करो बेटा, भले ही अच्छे लोग के साथ शुरुआत में बुरा होता और लेकिन अंत में बुरे लोगों को अच्छे लोगों के सामने झुकना ही पड़ता है। ऐसे स्वप्ना की माँ उसे समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर सरपंच अपनी बेटी के साथ आता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बिना सच जाने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे चिंकी ने सारी बात बता दी है। इस सब के पीछे उस गोपी का ही हाथ है और उसकी वजह से गांव में कई और बच्चे भी बीमार हुए हैं। मैंने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया है। तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना बेटा। ये कहते हुए सरपंच वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से स्वप्ना अच्छे से अपने बर्फ के गोले बेचकर पहले जैसे खुशियाँ देकर पैसे कमा रही थी।